नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे पोस एक्ट। आखिर क्यों पोस एक्ट जो है वो इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा है? आखिर पोस एक्ट है क्या, इसकी नई गाइडलाइन क्या है और ये सक्सेसफुल नहीं है, मतलब महिलाओं को वर्क प्लेस पर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट से सुरक्षा आखिर क्यों नहीं दे पा रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे और साथ में माने सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन पर भी बात करेंगे। आपको करना क्या है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और हाँ, एक बात और, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि फुल टॉपिक को कवर किया जाएगा, तो इसलिए बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, फुल डिटेल वीडियो बनेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण केस है गोवा का, जिसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑरेलियानो फर्नांडिस बनाम गोवा राज्य व अन्य। अपने हालिया फैसले में माने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून के तैयार होने के एक दशक बाद भी क्रियान्वयन और परिवर्तन अभी भी अपर्याप्त है। इसका मतलब यह है कि आज भी ये कानून उतना कारगर नहीं है कि महिलाओं को वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से सुरक्षा प्रदान कर सके। प्रक्रियात्मक जागरूकता की कमी है, प्रक्रिया और परिणाम में विश्वास की कमी है, परिवर्तन व्यवस्थाओं की सख्ती से पालन न होने पर अन्य जो व्यवहारिक चुनौतियां हैं वो सामने वैसे के वैसे मुंह फैलाकर खड़ी हैं। माने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अधिनियम कितना भी लाभकारी क्यों ना हो, यह कार्यस्थल पर महिलाओं को अपनी उस गरिमा को प्राप्त करने में और सम्मान प्रदान करने में कभी सफल नहीं होगा जिसकी वह हकदार हैं, जब तक कि परिवर्तन व्यवस्था का सख्ती से पालन न किया जाए। सरकारी विभागों और प्राधिकरणों से संबंधित है कंपनियों को भी पोस अधिनियम के तहत अनुपालन की प्राथमिकता और समीक्षा करनी चाहिए। पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम और निवारण अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन के इर्द गिर्द दुखद स्थिति जानबूझकर संज्ञान लिया और चिंता व्यक्त की। पोस एक्ट के परिवर्तन में गंभीर चूक और अनिश्चितता को देखते हुए और स्थिति को सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए, जिसमें अन्य बातों के अलावा अतिरिक्त समिति आईसी के सदस्यों को कौशल प्रदान करने और पोस एक्ट के बारे में कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए नियमित अभिविन्यास कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार और जागरूकता सत्र आयोजित करने के निर्देश शामिल थे। सर्वोच्च न्यायालय ने एक समाचार पत्र के रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें खुलासा किया गया था कि देश के 30 राष्ट्रीय खेल के महासंघों में से केवल 16 ने ही आईसी का गठन किया है। आईसी एक कमेटी होती है जो कंप्लेंट कमेटी होती है, जैसा कि पोस अधिनियम के तहत अनिवार्य है। और जहां आईसी की स्थापना की गई थी उनमें या तो सदस्यों की संख्या अपर्याप्त थी या अनिवार्य बाहरी सदस्यों का अभाव था, जिससे प्रगति के मापन में कमी और कथनों और कार्रवाई के बीच धारणा का अंतर उजागर होता है। और कभी कभी ऐसा माना जाता है कि कंपनियां यौन उत्पीड़न के मामले में दिखावटी सेवा देती हैं। पिछले महीने स्ट्रेट फिक्स कंसल्टिंग द्वारा राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास के सहयोग से किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, जिसमें सभी लिंगों और विभिन्न आयु के समूहों 400 कामकाजी पेशेवरों ने भाग लिया। दोस्तों 2021 से पहले केवल 8% लोग को पोस नीति के बारे में पता था, यानी जो पोस एक्ट था, पोस कानून था, उसके बारे में केवल 8% लोगों को ही पता था। 11% लोगों ने कहा कि यौन उत्पीड़न की शिकायत करने के बजाय वह संगठन को ही छोड़ देंगे, यानी कि शिकायत करने के बजाय उस जगह को ही छोड़ देंगे जहां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। 37% लोगों यानी कि महिलाओं ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का अनुभव किया और 17% को यह डर था या यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट करने के अपने विकल्प के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वालचंद प्लस द्वारा एक और किए गए सर्वेक्षण के अनुसार नवंबर 2023 में असुरक्षा महसूस करने वाली महिलाओं की संख्या 40% पहुंच गई।
40% महिलाएं पोस एक्ट द्वारा पेश किए गए सुरक्षात्मक उपायों से अनजान थी और 53% मानव संसाधन पेशेवर पोस अधिनियम को नहीं समझते हैं। दोस्तों, ये निष्कर्ष न केवल चौंकाने वाला है कि लैंगिक समानता के लिए हमारे प्रयास में कार्यस्थल असमानता के मुख्य कारण के रूप में यौन उत्पीड़न को समाप्त करने के उद्देश्य से सख्त कार्रवाई को शामिल किया जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से नए कर्मचारियों के लिए एक बार ऑनलाइन प्रशिक्षण और इंटरनेट पर प्रसारण किया जाना चाहिए। अपलोड करना पर्याप्त नहीं है। कर्मचारी को यह पता ही नहीं है कि यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट कैसे और किससे करें। 27 साल पहले भारत ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए अपने पहले दिशा निर्देश जारी किए थे। आप लोगों ने विशाखा गाइडलाइन का नाम सुना होगा। माने सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का एक ऐतिहासिक फैसला था जिसमें कुछ गाइडलाइन बनाया था। खास तौर पर जो वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है महिलाओं के साथ में, बेटियों के साथ में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक गाइडलाइन बनाई गई थी। दोस्तों, दुख की बात है कि विशाखा गाइडलाइन जारी करने के बावजूद कानून बनाने में 16 साल लग गए। 9 दिसंबर 2023 और संबंधित नियमों को लागू होने के 10 साल पूरे हो गए। जैसा कि हम महिला दिवस मना रहे हैं और पोस एक्ट को बनाने के नियम को 1 दशक पूरा हो गया। दोस्तों, आइए जानते हैं कि पोस अधिनियम और नियमों में दोनों में कई मसौदा तैयार करने की खामियां कैसे बनी हुई हैं। जबकि पोस अधिनियम के कुछ प्रावधान लिंग तटस्थ हैं। उदाहरण के लिए आईसी के निर्णय के खिलाफ कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है, यानी कि अपील कर सकता है। जहां तक परियोजना का सवाल है, यौन उत्पीड़न कानून लिंग तटस्थ नहीं है और पोस अधिनियम के तहत एक पीड़ित महिला संगठन के साथ कार्यरत और साथ में जुड़ी हुई आगंतुक या ग्राहक के रूप में भी शिकायत दर्ज कर सकती है, जिसे पुरुष और LGBTQ+ समुदाय इससे बाहर हो जाते हैं। पोस अधिनियम अनौपचारिक क्षेत्र और 10 से कम कर्मचारी वाले कार्यस्थलों से महिलाओं से यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर जांच करने, जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय समितियों को गठन को अनिवार्य बनाता है। हालांकि ऐसे स्थानीय समितियों के कामकाज और प्रभावशीलता पर कोई डेटा या जानकारी उपलब्ध नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि पोस अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता 2023 में यौन उत्पीड़न की परिभाषा समान रूप से एक जैसी है, हालांकि सीमा की अवधि अलग है। पोस अधिनियम के तहत आईसी के पास शिकायत दर्ज करने की सीमा अवधि घटना की तारीख से 3 महीना है, जबकि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 75 के तहत जो यौन उत्पीड़न और इसके लिए सजा से संबंधित है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में शिकायत करने की जो अवधि होती है घटना की तारीख से 3 वर्ष तक की है, जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 514 के तहत प्रदान किया गया है। हाल में ही भारतीय संसद के ऊपरी सदन ने एक विधेयक प्रसारित किया है जिसमें पोस अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव है। घटना या अंतिम घटना की तारीख से शिकायत दर्ज करने की समय सीमा 3 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करना और यौन उत्पीड़न के मामले में शिकायत दर्ज करने में देरी माफ करने के लिए आईसी के लिए 3 महीने की ऊपरी सीमा को हटाना निस्संदेह यह एक सकारात्मक विकास है, क्योंकि पीड़ित को शिकायत दर्ज करने के लिए जो साहस होती है उसको जुटाने के लिए समय की आवश्यकता होती है। खास तौर पर यौन उत्पीड़न के मामलों में जहां प्रतिशोध का डर होता है, अपनी आजीविका खोने का डर होता है और नाम के साथ में कलंक जुड़ने का भी डर होता है। किसी के पेशेवर या व्यक्तिगत प्रतिष्ठा धूमिल करने का जोखिम होता है, लेकिन इसे अभी लागू करना बाकी है। साथ में ही सुलह करने या सुलह के माध्यम से किए गए समझौतों को लागू करने के लिए कोई वैधानिक समय सीमा प्रदान नहीं की गई है।
पोस अधिनियम बाहरी सदस्य निष्पक्ष, तटस्थ, परपेक्ष प्रदान करने के लिए नियुक्ति की अनिवार्य उपस्थिति, यौन उत्पीड़न के गुमनाम शिकायतों से निपटने, जांच रिपोर्ट सर्वसम्मति से या बहुमत के आधार पर होनी चाहिए और सुलह के माध्यम से प्राप्त समझौते के आदेश के खिलाफ अपील के प्रावधान पर चुप है। क्षेत्र जहां आगे अस्पष्टता की आवश्यकता है वह है यौन उत्पीड़न की शिकायतों को कैसे संभालना है और किस आईसी द्वारा, जहां पीड़ित और अपराधी विभिन्न संगठनों से संबंधित हैं और ऐसे मामलों में आईसी की सिफारिशों को लागू करना। इसके अतिरिक्त जबकि पोस अधिनियम के कुछ प्रावधान यौन उत्पीड़न की शिकायतों के शिकायतकर्ताओं और गवाहों के प्रतिशोध और पीड़ित होने के खिलाफ सतही सुरक्षा प्रदान करते हैं या कोई निश्चित सुरक्षा या सुरक्षा प्रदान करना नहीं करता है, या महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादातर मामलों में शिकायतकर्ता गवाह के आगे आने की संभावना कम होती है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में जैसे किसी संगठन के खिलाफ शिकायत की जाती है तो उस संगठन का ही कोई व्यक्ति होता है जो गवाह होता है। अब उस संगठन के अगेंस्ट वो गवाही देने में डरता है, क्योंकि अगर उसने संगठन पर आरोप लगाया या उसके खिलाफ गवाही दी तो इसमें होता क्या है, संगठन उसको अपनी संगठन से निकाल सकता है। तो उस व्यक्ति के, उस गवाह के सामने बड़ी सारी मजबूरी हो सकती है, प्रतिशोध की मजबूरी हो सकती है, रोजी रोटी की मजबूरी हो सकती है। यदि उन्हें गोपनीयता के स्तर पर और प्रतिशोध के खिलाफ सुरक्षा पर संदेह होता है, यौन उत्पीड़न को संबोधित करने के लिए कठोर प्रयासों के बावजूद प्रगति धीमी और कभी कभी निराशाजनक होती है। जब कोई अपराधी जो होता है विक्टिम के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट करने के बाद में और बच निकलता है, तो ऐसे कंडीशन में पोस अधिनियम अभी भी क्रियान्वयन जैसे शब्दों का अभी भी सामना कर रहा है, जैसे कि सीमित जागरूकता, घटनाओं की रिपोर्ट करने में अनिच्छा और जहां रिपोर्ट की गई है वहां पर पारदर्शिता की कमी, जांच और परिणाम करने के लिए जिम्मेदारियां और जिम्मेदार कर्मियों में कम विश्वास, और विशेष रूप से विकलांग कर्मचारियों के लिए अधिक प्रभावी निवारण तंत्र की आवश्यकता होती है, जिनके गैर विकलांग सहकर्मियों और अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली 95% महिलाओं की तुलना में यौन उत्पीड़न को अनुभव करने की अधिक संभावना होती है। यद्यपि व्यापक प्रशिक्षण और नीतियां नींव हैं, लेकिन कई संगठनों ने अभी तक इन सीखों को पूरी तरह से शामिल नहीं किया है, जिससे आचरण और रिपोर्टिंग के बारे में चल रही चिंताएं बढ़ गई हैं। मजबूत गोपनीयता और उत्पीड़न विरोधी उपायों के साथ बोलने की संस्कृति बनाना एक प्राथमिकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन क्रियान्वयन संबंधी मुद्दों को पोस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए तंत्र के कुशल और प्रभावी क्रियान्वयन और गृह क्षेत्रों को समझने के लिए निगरानी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। लेकिन असली चुनौती इससे परे है, वो है सांस्कृतिक परिवर्तन हासिल करना। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलता हूँ ऐसे लीगल टॉपिक अपडेट लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।